नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन हिमाचल में। खेल की दुनिया से हिमाचल का एक और हीरा ढूंढकर हम फिर हाजिर हैं खेल जगत कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं हिमाचल में बैडमिंटन के बढ़ते रुझान के बारे में। इस विषय पर अपने विचार साझा करने और खेल के क्षेत्र में अपना अनुभव हमें बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है बैडमिंटन की राष्ट्रीय खिलाड़ी छवि जी। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और आपकी जो ये बैडमिंटन की जर्नी है, सफ़र है, उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? मैं बेसिकली ऊना से हूँ, पर लगभग 3 साल से मैं शिमला में हूँ। मेरी शादी यहाँ पे हुई है तो मैं यहाँ पे ही हूँ सेटल्ड। और लगभग 15 सालों से मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ प्रोफेशनली। और 5 साल से मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में रिक्रूटेड हूँ स्पोर्ट्स कोटा में जी। और बस अभी शिमला में जॉब कर रही हूँ और साथ में खेल रही हूँ। जी, तो जैसे आपने बताया कि आप पोस्टल डिपार्टमेंट में रिक्रूटेड भी है साथ में, तो किस तरह से आपका रहता है वहाँ पे? आप उसके थ्रू भी आप गेम्स खेलती हैं डिपार्टमेंट के ज़रिए, या फिर किस तरह से आप जॉब को और खेल को मैनेज करते हैं साथ में? हाँ जी, हमारे हर वर्ष हमारी जो है वो ऑल इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट्स होते हैं। उसमें हर साल मतलब 4 बार मैं खेल चुकी हूँ अभी तक। 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद 4 बार हुए, तो 4 बार मैं खेल चुकी हूँ। जी। और मैनेज हो जाता है, बट थोड़ा हेक्टिक तो रहता है, नो डाउट। पर वही है कि अपना पैशन को फॉलो करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि आपको अगर पैशन आपको फॉलो करना है तो उसके लिए स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है। तो आप डिपार्टमेंट की तरफ से तो खेलती ही हैं, उसके अलावा आप और भी खेलती हैं, जैसे ओपन होते हैं या और टूर्नामेंट्स? हाँ जी, मैं ओपन टूर्नामेंट खेलती हूँ। अभी हमारे अगस्त में ऊना में हुई थी हमारी स्टेट ओपन स्टेट, तो उसमें मेरा 3rd प्लेस था डबल्स में। और हमारे सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट रहते हैं, जैसे उसमें सारे डिपार्टमेंट्स के मतलब एम्प्लॉयज़ या जो भी प्रोफेशनल हो गए या नॉन प्रोफेशनल जैसे आते हैं प्लेयर्स, और उसमें हम वो बेसिकली हमारा इंक्रीमेंट के लिए रहता है टूर्नामेंट। तो उसमें भी अभी लास्ट टाइम में 3rd प्लेस था। तो हाँ जी। जी, तो आपकी ट्रेनिंग रूटीन कैसी रहती है इसके लिए? क्योंकि स्पोर्ट्स की जब भी हम बात करते हैं, खेल की बात करते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और साथ में आप डिपार्टमेंट में पोस्टेड भी है, तो किस तरह से आपका ट्रेनिंग रूटीन रहता है? और जब आप खेलने कहीं जाती हैं या टूर्नामेंट्स के लिए, तो आप क्या उससे कुछ समय पहले ही प्रैक्टिस करती हैं, या फिर आप की थ्रू आउट आपकी प्रैक्टिस रहती है? अब एज अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर टाइम ही प्रैक्टिस करना, आपको पूरे साल ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी। मतलब अगर इंजरीज रहती हैं या कुछ भी, तब तो आपको थोड़ा सा कई बार ब्रेक आ जाता है, मतलब आपको उसके लिए रिकवरी पीरियड चाहिए ऐसे। बट इन जनरल आपको पूरे साल ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और मैं करती भी हूँ। और हम लोगों का जैसे डिपार्टमेंट से भी थोड़ा एक रिलैक्सेशन रहती है 2 आवर्स की। तो जब कभी मतलब कभी ऐसा रेयर टू रेयरेस्ट होता है कि आप नहीं जा पा रहे हैं, बट वैसे मतलब फिर उसके लिए हमें पर्टिकुलर टाइम मिलता है, हमें प्रैक्टिस आवर्स मिलते हैं। तो शाम को जैसे मैं जाती ही हूँ, बट जैसे टूर्नामेंट्स आते हैं तो फिर 2 सेशन, मतलब वैसे आपको एज अ प्रोफेशनल तो आपको 3 सेशंस चाहिए, बट अभी जैसे थोड़ा शेड्यूल थोड़ा हैक्टिक हो गया है, अब आपको ऑफिस भी जाना ही है, थोड़ा घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे अब आफ्टर मैरिज थोड़ा चेंजेस जैसे आए हैं, नो डाउट। बट 2 सेशन मतलब मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है ही है, और लगाती हूँ मैं ऐसे मतलब। हाँ जी। जी, तो जैसे आपने बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से भी आप खेलती हैं और ओपन भी आप खेलती हैं जैसे आपने बताया, तो उसमें आपका जैसे आप कई जगह पे गई होंगी खेलने, हिमाचल से बाहर ऑल ओवर इंडिया आपने खेला होगा, तो जब आप दूसरे खिलाड़ी को देखते हैं, उनके गेम देखते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बाकी खिलाड़ियों से मिलते हैं, तो किस तरह से वो आपकी गेम को अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है, या फिर बेहतर बनाने में किस तरह से आपकी मदद करता है? ऑब्वियसली जब हम हिमाचल से बाहर जा रहे हैं तो नेशनल या ऑल इंडिया टूर्नामेंट ही खेल रहे हैं, तो हर स्टेट से जो बेस्ट प्लेयर्स होंगे वही आएंगे। तो उनके साथ मतलब आपको एक एक्सपोजर डेफिनेटली आपको होता है। आप अपने से बेटर के साथ खेलेंगे, अगर आप हारेंगे, अगर जीतेंगे तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप हारेंगे तब भी आपको मतलब आप बहुत कुछ लर्न करते हैं कि आपको आप में क्या मतलब आप में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या नेक्स्ट टाइम के लिए अगर अब आज हम हार रहे हैं तो कल कैसे जीतना है। तो मतलब डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलना, उससे बहुत ज़्यादा आपकी गेम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत ज़रूरी है टूर्नामेंट्स खेलना बाहर जाके। अगर हम सोचेंगे कि हम एक ही जगह पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सेम प्लेयर के साथ, आप रूटीन में वही गेम्स आप
टूर्नामेंट में उन्हीं के साथ खेल रहे हैं तो आप में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं रहेगा, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो हमें मिलता भी है, मतलब जब हम बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट के स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, जैसे आप और लोगों को भी देखते हैं। यस यस जी। तो जैसे हम बात करें अगर हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो कंडीशंस है, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, बहुत डिफरेंट है बाहर की स्टेट से। तो जब आप दूसरी जगह पे जाते हैं तो क्या उस वातावरण का कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की है और कहीं और जाके आप गेम खेल रहे हैं तो किस तरह से ये आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है? जैसे अभी तो शिमला में हूँ ना, तो शिमला और मतलब और जगह का एक जो प्लेन एरियाज है उनका तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको ठंड ही मिलेगी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली सिवियर ठंड रहेगी। तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस को या आपकी प्रैक्टिस टाइम को मतलब थोड़ा अफेक्ट तो करता ही है। नीचे हम लोग जब जाते हैं प्लेन एरिया में, एक जो आपके जो कोर्ट, जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन हॉल ही आप जैसे आप ले लीजिए, तो जैसे यहाँ पे जो हॉल है और जो नीचे वाले हॉल्स होते हैं जो प्लेन एरिया के, जैसे वैसे ऊना में मैं प्रैक्टिस किया है 15 साल लगभग मैंने प्रैक्टिस की है वहाँ पे, या चंडीगढ़ में मैंने खेला है 2-3 साल। तो वहाँ पे मतलब और यहाँ से अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस, एक एयर प्रेशर का, कोर्ट की स्पीड भी रहती है, स्लो फास्ट ऐसे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है हिमाचल से। अगर हम हिमाचल या बेसिकली आप हाई एल्टीट्यूड एरिया से जाओगे तो हाँ जी। तो किस तरह से आप कोप करते हैं उसको? उसमें मैम यही है कि अगर या तो आपको, जैसे आपको पता है कि वहाँ पे आपका एडवर्स एक कंडीशन रहेगी, तो आप या तो आप टूर्नामेंट से हफ्ता पहले वहाँ जाए, आप थोड़ा अपने आप बॉडी आप थोड़ा वहाँ एडजस्ट करें कि आप थोड़ा हैबिट होगी वहाँ की, यही है। और तो ऑप्शन या तो आप जैसे टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे बाहर जाके, जैसे प्रैक्टिस आप शिमला में कर रहे हो या ऐसे एरिया में जो डिफरेंट है थोड़ा, तो आप अगर टूर्नामेंट्स खेलेंगे तो आपको थोड़ा अडेप्ट आप करोगे। अगर आप सोचोगे कि एक साल में या अब मैं प्रैक्टिस यहाँ ही कर रहा हूँ, सिर्फ टूर्नामेंट बहुत लिमिटेड जाके आप प्लेन एरिया में या जो जहाँ पे हॉल बड़े बड़े हैं, तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब बहुत आपको दिक्कत आएगी। मतलब अपनी बॉडी को या आपको अपनी गेम को उसके हिसाब से अडेप्ट करवाना ही पड़ेगा। वो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करो या आप कैंप्स में जाओ, जो डिफरेंट अकेडमीज में जाओ, थोड़ा अपना एक्सपोजर मतलब बढ़ाना ज़रूरी है। जी, जितना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेगी। जी। तो अब अगर हम बात करें बैडमिंटन की, तो किस तरह से इसके नियम रहते हैं और कितना किस किस लेवल्स पे और किस किस कैटेगरी में ये खेला जाता है? जैसे बैडमिंटन जैसे डबल्स, सिंगल्स, 3 कैटेगरीज होती हैं, डबल, सिंगल्स और विमेंस डबल जैसे, या मेंस डबल या मिक्स डबल, यही रहती है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, वहाँ से हम लोगों की जो डिस्ट्रिक्ट में जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, विनर्स, रनर्स, ऐसे जो टीम बनती है वो स्टेट में आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को। फिर जो स्टेट के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो लोग नेशनल्स के लिए, फिर नेशनल्स के बाद काफ़ी क्राइटेरिया रहते हैं फॉर इंटरनेशनल, लाइक जो भी मतलब आपकी कोई गेम्स है, स्पेशल गेम्स ही हैं जिसमें नेशनल टीम जा रही है, इंडिया की टीम जा रही है, तो उसके लिए पर्टिकुलर वो लोग ट्रायल्स रखते हैं, या आपकी रैंकिंग रहती है ऑल इंडिया, जो आपके ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे, उसके बेसिस पे जिसमें आपके पॉइंट्स रहते हैं उनके बेसिस पे आपके इंटरनेशनल टीम्स के लिए सिलेक्शन होती है। जी। और अगर स्कूल लेवल पे कोई बच्चा खेल रहा है तो किस तरह से रहती है? जैसे अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें तो एज वाइज कैटेगरीज होती है, तो क्या बैडमिंटन में भी ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी, उसमें सिर्फ सीनियर जूनियर रहता है। अच्छा। तो हाँ जी, जैसे पहले स्कूल की टीम बनेगी, फिर वो जैसे हिमाचल में जैसे मैं डीएवी में पढ़ी हूँ, तो डीएवी स्पोर्ट्स हम लोग का रहता था, स्कूल की बनती थी डीएवी ऊना की टीम, फिर वो एचपी के जितने भी सारे डीएवी स्कूल्स होते थे वो लोग बच्चे आते थे, फिर जो आपकी विनर टीम या रनर टीम के जो बेस्ट प्लेयर्स होते थे उनकी टीम बनके नेशनल को रिप्रेजेंट करती थी एचपी। हाँ जी जी। तो जैसे अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो फिर उसके लिए कहा जाता है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, आपको मानसिक रूप से प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। तो बैडमिंटन में ये कितना ज़रूरी है, और आप किस तरह से अपने गेम से पहले या फिर टूर्नामेंट से पहले किस तरह से आप मानसिक तौर पे अपने आप को रेडी करती हैं? मतलब मेंटली तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना हर स्पोर्ट्स में ही, बट मैं जैसे आपको बैडमिंटन का बता सकती हूँ कि मेंटली आपको फिजिकली से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग प्लेयर को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारी गेम में जैसे 21 पॉइंट्स की गेम रहती है, तो बहुत ऐसी सिचुएशंस आती है, लाइक 20 ऑल, जब एक
अब बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। जी। तो जो प्लेयर मेंटली स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। जो आप फिजिकली अगर फिट हैं, इसका ऐसा नहीं है श्योरली कि आप फिजिकली फिट है तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। जो प्लेयर उस टाइम पे जो अपने आप को मेंटली स्टेबल रखेगा या मतलब अपने आप को मतलब बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होगा या बिल्कुल अपने मतलब बिल्कुल एंग्जाइटी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वही जीतेगा। मतलब मेंटली और अपना मेंटल लेवल इंप्रूव करने के लिए योगा, मेडिटेशन, ये लोग मतलब कोचेस सब लोग जो है वो प्लेयर्स को कराते ही हैं। और बेसिकली जब मेरा पर्सनली में ऐसा होता है कि जब मेरे मैचेस होते हैं तो मैं बहुत शांत रहती हूँ, मतलब मैं ज़रा ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं रहती हूँ, बात कम करती हूँ, मतलब बहुत यस। और जैसे फ़ोन या कुछ भी बहुत कम, मतलब वो ऐसे हमेशा से ऐसे ही रहा है कि मैं बात ही बहुत कम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बात करूँगी तो मेरा माइंड जैसे डाइवर्ट होगा, तो मैच मतलब टूर्नामेंट के दौरान मैं बहुत कम बात करती हूँ। आफ्टर टूर्नामेंट आता थोड़ा, फिर जब रिलैक्स हो जाते हैं तब। हाँ जी। तो उस टाइम फिर आप टूर्नामेंट के बाद आप बात करती हैं? उससे कम पहले बात करती हूँ, मतलब हाँ, मतलब मुझसे ज़्यादा बात की नहीं जाती है। हाँ, ये भी अपना तरीका है किस तरह से आप मैनेज करती है स्पोर्ट्स, मतलब टूर्नामेंट से पहले काम रहने के लिए। और जैसे आपने बताया कि जब नेक टू नेक या फिर आपका बहुत कम आंकड़ों का फासला हो जीत और हार में, तो किस तरह से आप अपने माइंड को रिलैक्स रख के काम रह के खेलते हैं ताकि आप वो पॉइंट हार ना जाए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है जी। तो आपने जैसे कैंप्स की बात की थी कि कैंप्स लगते हैं, तो ये कैंप्स में किस तरह से ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और कैंप्स में जाकर उनको अटेंड करना और वहाँ पे प्रैक्टिस करना किस तरह से एक स्पोर्ट्स पर्सन की या एक बैडमिंटन प्लेयर को हेल्प कर सकता है? कैंप्स मैम बेसिकली बहुत ज़रूरी हैं हर प्लेयर के लिए। जैसे वहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेयर्स मिलेंगे, ठीक है, आप जो आपके रूटीन में प्लेयर हैं उनसे आपको बेटर भी मिलेंगे। थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स होती है, सबकी गेम अलग होती है। कोई स्पीड से खेलता है, कोई स्लो खेलता है, कोई एग्रेसिवली खेलता है, कोई डिसेप्टिव खेलता है, मतलब सबका एक अलग तरीका होता है। तो आप अलग अलग प्लेयर से आप खेलोगे तो आपको डेफिनेटली आपको टूर्नामेंट्स में वो हेल्प करेगा। और जैसे हम लोगों का डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, तो इसकी डायरेक्टरेट की टीम बनती है। तो जैसे वो कभी भी जब भी कैंप्स ऑर्गेनाइज करे तो हम लोगों को जैसे पूरी टीम की एक कॉम्बिनेशन, जैसे अब मेरे डबल्स के पार्टनर जैसे कहीं किसी और स्टेट से है, तो अब मेरे को उनके साथ प्रैक्टिस करने का मौका तो तभी मिलेगा जब कैंप्स ऑर्गेनाइज होंगे, जैसे वो हमारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो अभी वो हमें हेल्प करेगा जब हम टूर्नामेंट्स में, जब हम ऑन कोर्ट हम जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं हिमाचल में हूँ, अगर मेरी पार्टनर बंगाल की है तो हम कब मिलेंगे? हम टूर्नामेंट्स या कैंप्स में ही मिल सकते हैं। हम हमारी जॉब लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो फिर वो मतलब हम लोगों को काफ़ी हेल्प करता है। और जैसे अभी अगर डिपार्टमेंटल कैंप्स है तो वो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है, गवर्नमेंट जो हमारी, ठीक है, दिल्ली में डायरेक्टरेट है हम लोगों का वो। अगर आप बोलेंगे नेशनल, जो वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो लोग जैसे पर्टिकुलर एक फिक्स्ड रैंकिंग रहती है, तो उस तक जैसे वो प्लेयर्स को इनवाइट करेंगे, फिर वहाँ से जो है वो टीम की सिलेक्शन होती है, ऐसा रहता है जी। तो जैसे आपने बताया कि मिक्स डबल्स में या फिर जब आप डबल्स खेलती हैं तो फिर अलग अलग स्टेट के भी ऐसा होता है कि आपके पार्टनर्स रहेंगे, तो क्या टूर्नामेंट से पहले भी कुछ दिन का या कुछ वीक्स का आपको टाइम मिलता है साथ में प्रैक्टिस करने का? क्योंकि अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको एक दूसरे की स्पीड मैच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक कोऑर्डिनेशन ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। हमें कोई मतलब डिपार्टमेंट से तो ऐसा नहीं मिलता है, लाइक डिफरेंट स्टेट्स का तो नहीं रहता है, पर जैसे HP सर्कल का कैंप तो ऑर्गेनाइज होता है, बट वो हमारा मतलब हमारी टीम का ही रहेगा ना। वो जैसे बाहर के प्लेयर्स हैं उनके साथ तो नहीं रहता, बट अगर आप जैसे जाना चाहते हैं तो अपने ही लेवल पे आप 3-4 दिन पहले चले जाओ, उस लोकेशन पे चले जाओ, आप कोर्ट एडजस्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर्स के साथ आप एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं, मतलब वो आप अपने पर्सनल लेवल पे आप कर सकते हैं। कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं बट वो आपके अपने ही मतलब इन सर्कल, यस वो सर्कल। हाँ जी जी। तो स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं तो इंजरीज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, चोट लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादातर देखें तो फिर जैसे बॉक्सिंग हो गई या फिर मार्शल आर्ट हो गया, उसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि इंजरी के ज़्यादा चांसेस उसमें होते हैं। तो बैडमिंटन में किस तरह की इंजरीज़ होती है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? मतलब उसमें ऐसा है ना कि जैसे बॉक्सिंग वगैरह उसमें तो थोड़ा जैसे पंचिंग ये सब का रहेगा, वो तो डायरेक्ट आपको हिट, हाँ वो रहेगा, बट बैडमिंटन में भी काफ़ी इंजरीज हैं। मेरी भी जैसे अभी तो नहीं, 10 साल पहले ही नी का
जो सर्जरी हुई थी ACL टीयर, लिगामेंट टीयर था, मतलब नी ट्विस्ट हो गया। तो ऐसा है कि ये इंजरीज तो काफ़ी ज़्यादा है, बट उसके आप जैसे आप काफ़ी ज़्यादा पहले से ही आप थोड़ा जैसे आपकी स्ट्रेंथ बॉडी में अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हो, आप पूरे सेशंस लगा रहे हो, प्रोफेशनली आप अकेडमीज में कर रहे हो, बट आपकी अगर डाइट अच्छी नहीं है, आप प्रोटीन अच्छा इंटेक नहीं कर रहे हो, आप कार्ब्स अच्छे नहीं ले रहे हो, जो आपको रिक्वायर्ड है ओमेगा 3, ये सब चीज़ें जो अगर आप नहीं ले रहे हो, तो आप डेफिनेटली आपकी बॉडी नहीं वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी, वो इंजरीज होगी ही होगी। तो मतलब आप इसको ओवरकम अपनी डाइट से, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग, जिम, ये सब बहुत रिक्वायर्ड है। और बैडमिंटन में भी काफ़ी इंजरीज हैं, मतलब हो जाती हैं, हो ही जाती हैं। हाँ जी, पार्ट ऑफ गेम है जी। हाँ जी जी। तो अगर हम जैसे बात करते हैं, आपने डाइट प्लान की बात की, तो किस तरह का डाइट प्लान रखना चाहिए आपका? यूजुअली कैसा डाइट प्लान रहता है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा चलन में है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के अगर हम बात करें, क्योंकि छोटे बच्चे तो ज़्यादातर अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से, फास्ट फूड से। तो बचपन से किस तरह से उनका एक डाइट प्लान रहना चाहिए ताकि उनको बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए? सारी जैसे आपने कार्ब्स की बात की, ओमेगा 3 की बात की, वो सारे उनको चीज़ें सफिशिएंट मात्रा में मिलती रहे। सबसे पहले तो जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप प्रोटीन लोगे आपकी बॉडी में, मतलब उतना एनर्जी, ये सब, मतलब प्रोटीन आपके ओमेगा 3 जैसे मैंने बोला, अब डिपेंड भी करता है अभी हम लोग का कि नॉन वेज वेज, जैसे हम लोग इंडियंस में बहुत ज़्यादा है ना, फॉरेनर्स तो जनरली उनकी डाइट बहुत ज़्यादा सही रहती है। जैसे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन भी जो हम, मतलब अब जो बंदा नॉन वेज नहीं खा रहा है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे जैसे ऑप्शंस ही बहुत कम है हम लोगों के पास। आप प्रोटीन के लिए क्या लोगे? आप प्रोटीन ले सकते हो, पाउडर जैसे रहता है, बट वो भी आजकल इतना ज़्यादा डुप्लीकेसी, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर उससे आपको एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कहाँ से क्या चीज़ लेनी है। फिर आपके पनीर वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, और कैप्सूल्स होते हैं, फिश ऑयल कैप्सूल्स, ये सब। बट अब डिपेंड करता है कि अब कौन नॉन वेज कर रहा है, तो वो एक इजी वे है, बट अब जो वेजिटेरियन है उसके लिए काफ़ी टफ है। हमारे यहाँ पे आपको प्रॉपर डाइट लेना ही बहुत टफ है कि आप, मतलब शॉर्टकट्स नहीं है, लाइक एग्स वगैरह बहुत अच्छा है अगर आप लेते हैं, बट अब जो नहीं खा सकता या जिसकी फैमिली वाले अगर बोले बचपन से बच्चे को कि नहीं तूने नहीं खाने, तो फिर वो कैसे खाएगा? वो वैसे ही वो बड़ा है ना। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट क्या रह सकती है? वेजिटेरियन मैम यही पनीर बोला मैंने आपको, प्रोटीन पाउडर रहते हैं अच्छे, आपको ब्रांड के अच्छे, प्लांट बेस्ड, यस प्लांट बेस्ड भी रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर वे प्रोटीन्स रहते हैं हम लोग के बेसिकली, वो आप ले सकते हैं। बाकी फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, रॉ खाओ, जितना आप खा सकते हो। ऑयल वगैरह कम लेयर तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी बॉडी को फिटनेस उतनी मेंटेन रहती है। स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें अच्छा है, मतलब दालें वगैरह खाएं, बॉइल्ड खाएं जितना, वो बहुत अच्छा है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जूसेस पियो, ज़्यादा बेटर है कि फ्रूट सीधा ही लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी जी। तो इंजरीज़ की हम बात कर रहे थे, तो इंजरीज़ में वार्म अप कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और बैडमिंटन के जो खिलाड़ी है उसको किस तरह से एक वार्म अप के जो प्रोसेस है वो क्या रहना चाहिए उसका, ताकि वो इंजरीज से बचा रहे? जैसे मैम वार्म अप के लिए जैसे आपको अराउंड आपको आधा घंटा चाहिए ही चाहिए। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपकी इंजरीज आप ना हो, एक विद एज और ज़्यादा आपको जो है ना इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जी। इंजरीज क्योंकि चांसेस जो है आपकी एज के साथ आपकी जो बॉडी है वो एक डिफरेंट चेंज होती है। एक यंग प्लेयर है उसकी एक बॉडी अलग होगी, 10 साल बाद कुछ अलग रहेगी डेफिनेटली, जो हमने भी पर्सनली फील किया है, जो होता ही है। तो उसके लिए आपको वार्म अप वगैरह जैसे आपको स्ट्रेंथ करनी है, एजिलिटीज़ करनी है, रनिंग करनी है, थोड़ा जिम भी आप कर सकते हैं। तो उससे मतलब आपकी बॉडी जो है वो एक मतलब परफॉर्मेंस के लिए आपकी जो ट्रेनिंग है उसके लिए आप प्रोएक्टिव हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंजरीज फ्री होने के लिए। बैंड के साथ एक्सरसाइज होती है हम लोगों की, डंबल्स के साथ आप कर सकते हो, रनिंग आपको करनी है, तो ऐसे हैं जी। तो अगर हम बात करते हैं बैडमिंटन में हिमाचल की, तो हिमाचल में बैडमिंटन में युवाओं का कितना ज़्यादा रुझान या उत्साह देखने को मिलता है? जैसे आपने बताया था कि आप 15 साल से आप प्रोफेशनली खेल रही है, तो उस समय में और अब के समय में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है? टाइम के साथ मैम चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आए हैं, बट अभी भी थोड़ा सा मतलब जो मेरे को पर्सनली लगता है कि मतलब थोड़ा फिर भी लैग करता है। जैसे हिमाचल की बात लेंगे हम, जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन सब से कंपैरेटिवली फिर भी हिमाचल में थोड़ा लैग हम करते हैं अभी। बट जब मैंने शुरू किया था और आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, मतलब प्लेयर्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और जो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो प्रोफेशनली
प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। जी, हाँ जी। तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ ये रहा उत्साह बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है, बच्चे हैं, वो जा रहे हैं। हाँ जी। हालांकि अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है दूसरे स्टेट्स Yes, के yes, कंपैरिजन बिल्कुल। में, हाँ जी। बट हमें उम्मीद है कि आगे और अच्छा होगा। जी, तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सुविधाओं की बात करें तो हिमाचल में किस तरह से है बैडमिंटन के लिए सुविधाएं? अभी तो मैम काफ़ी एकेडमीज़ हैं हमारी, जैसे काफ़ी इन द सेंस कि आप मतलब और स्टेट से तो आप नहीं इतना कंपेयर कर सकते हो, बट विद टाइम जैसे अभी 4-5 एकेडमीज़ है ऊना में, जहाँ पे जो मेरे कोच रहे हैं सुनील राव जी, उन्होंने भी अपनी जैसे काफ़ी अच्छी एकेडमी अभी ऊना में खोली है, कांगड़ा में है एक, और साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट एडेड एकेडमी भी है। वो विद मतलब अच्छा है, वो एक गवर्नमेंट का एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव है, जो हमारे हिमाचल में भी वो एकेडमी है, उससे काफ़ी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं जी। और हमारे जैसे शिमला में है यहाँ पे, पर अभी भी जैसे एक ग्राउंड की मतलब एक प्रॉपर एक अच्छा ग्राउंड की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्लेयर्स मैक्सिमम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे अगर जो एक बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, बाहर बहुत पेरेंट्स हैं जो नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ाना भी है बच्चे को, और यहाँ पे थोड़ा मेंटली एक पेरेंट्स की थोड़ा है माइंड में कि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट है, बट अगर आप प्रोफेशनली आप एक प्लेयर को आप बनाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, ठीक है। तो वो इनकम, वो उतना रिसोर्सेज ना होने के कारण अब शिमला में भी अगर आप एक प्लेयर चाहेंगे कि आप अगर मैं बचपन से अगर मैं सोचती कि मुझे यहाँ से ही निकलना है तो काफ़ी टफ हो जाता, वेदर कंडीशंस हैं, फंड्स की भी काफ़ी दिक्कत होगी, मतलब अगर आप बहुत बढ़िया आपका बैकग्राउंड है, आप तभी आप प्राइवेट एकेडमीज़ ये सब जगह आप जा सकते हैं। और टाइम के साथ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी गवर्नमेंट एडेड जो है वो अच्छा है, एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। जी, हाँ जी। तो आपके अकॉर्डिंग और क्या ऐसे सुधार किए जा सकते हैं आने वाले समय में, जिससे जो ये स्पोर्ट्स में थोड़ी जो कमियां रह रही है वो पूरी हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का जो रोल है ना वो बढ़ना चाहिए, मतलब जैसे अभी क्रिकेट में कितना अच्छा रिजल्ट हम लोगों का, अभी विमेंस क्रिकेट टीम भी जैसे जीती, तो वो जो उनकी एसोसिएशन है मतलब BCCI है, HPC है, जो हमारी हिमाचल की भी एसोसिएशन है, वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो उससे काफ़ी प्लेयर्स को कितना अपलिफ्टमेंट होती है उनको कितना एक्सपोजर मिल रहा है, कितना मतलब उनका परफॉर्मेंस कितना इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि उनकी एसोसिएशन ही बहुत स्ट्रांग है। बट और जो गेम्स है उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उससे काफ़ी प्लेयर्स को सफ़र करते हैं वो लोग, और मतलब बट ऐसा है कि गवर्नमेंट को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा रोल होना चाहिए, सो दैट कि आप अब जैसे हम खेल रहे हैं तो हमारा एक पर्सनली सारा पेरेंट्स का ही रोल है, आपके कोचेस का रोल है, प्राइवेट अगर गवर्नमेंट नहीं है तो फिर थोड़ा दिक्कत रहती है। तो अगर गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा बढ़ेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे रिजल्ट्स ज़्यादा आएंगे। जी, तो आज के समय में अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें या अकेडमीज़ की बात करें तो हिमाचल में कौन कौन सी है बैडमिंटन के लिए? सबसे पहले जो ऊना में मैंने आपको बताया राव बैडमिंटन एकेडमी, उसमें वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे कोचेज़ हैं, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो मेरे ही पर्सनल कोच हैं वहाँ पे। और एक है साई की, मैंने आपको बताई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, हमीरपुर में है, कांगड़ा में भी है एक एकेडमी। बाकी हमारी जैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट के कोचेज़ है, जो शिमला में भी सनी सर हैं, वो भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। जी, हाँ जी। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स और एकेडमीज़ है जिसमें बच्चे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ज़रूरत है उसमें इम्प्रूवमेंट की। जी, तो अगर हम करियर की बात करते हैं तो एक खिलाड़ी के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस है बच्चों के पास या युवाओं के पास स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए? अगर कोई जैसे खिलाड़ी के तौर पे आगे नहीं बढ़ पाता है, कोई चोट की ये वजह से या फिर कोई और कारणों की वजह से, तो क्या उनके पास ऑप्शंस है आगे? जैसे मैम कोचिंग की फील्ड में हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में आप NIS वहाँ पे जा सकते हैं, बैंगलोर में होती है हम लोगों की, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स और नोन में हैं जो वहाँ पे हैं, अभी फ़िलहाल अभी कर भी रहे हैं अपनी ट्रेनिंग वहाँ पे। तो कोचिंग की फील्ड में जा सकते हैं, जैसे मैं अभी स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूटेड हूँ, और डिपार्टमेंट्स भी जैसे मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी निकालते हैं, पोस्ट्स निकालते हैं जी। बाकी आप फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग की फील्ड में फ़िज़िकल एजुकेशन ये सब कर सकते हैं जी। हाँ जी जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स में है ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे हैं, आगे इम्प्रूवमेंट के भी चांसेस है, लेकिन ऑप्शंस है और बच्चों का रुझान भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना अनुभव और बैडमिंटन से रिलेटेड हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से हिमाचल में बैडमिंटन में रुझान बच्चों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सुधार की वो ज़रूरत है, पर फिर भी अभी अगर पहले के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आगे जा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और दूरदर्शन हिमाचल को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स हैंडल और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।